हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने जा रहा हूं जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं तो कई बार कठिनाइयाँ सामने खड़ी हो जाती हैं। तो आज मैं बातचीत करूँगा मानक हिंदी व्याकरण की संरचना पर, क्योंकि हर भाषा का एक मानक रूप होता है। एक तो बोलचाल का रूप होता है जिसमें व्याकरण को या उसके मानक रूप को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बस अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर दिया जाता है और सामने वाला उस चीज़ को समझ जाता है। लेकिन जब हम व्याकरण को ध्यान में रखते हुए कोई बात कहते हैं तो वो एक मान्यता प्राप्त मानक रूप को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो मानक हिंदी है उसके अंतर्गत जो व्याकरणिक संरचनाएँ हैं वो क्या हैं और परीक्षाओं में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। खास तौर से यह टॉपिक यूजीसी, एनटीए नेट, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन, जीआईसी, जितने भी प्रवक्ता संबंधी एग्जाम्स होते हैं उनके लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, और इंटरव्यू में कई बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य हर लेक्चर का यही रहता है कि आप चीज़ों को याद तो करिए लेकिन उसके पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार चीज़ समझ में आ जाती है तो वो लंबे समय तक रहती है, चाहे आप लिखित परीक्षा में उसका यूज कर लें चाहे इंटरव्यू के समय यूज कर लें। तो हम देखते हैं कि मानक हिंदी का व्याकरण क्या है, उसकी संरचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले हम टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं, मानक हिंदी की व्याकरण संरचनाएं या फिर संरचना। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। अब देखेंगे इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, मानक और व्याकरण। मानक को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा नियम जो कि भाषाविदों द्वारा उसको मान्यता मिली हुई हो, उसको मानक कहा जाता है। वो सभी में स्वीकृत हो। हर भाषा की अलग अलग मानक पद्धतियाँ हैं। आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो इसमें व्याकरण के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो इसमें धातु रूप, शब्द रूप, काल, लकार, इन सब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हिंदी आप पढ़ेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है मैं उस पर बातचीत करूँगा। व्याकरण को कहा जाता है भाषा में, भाषा को व्यवस्थित करने का जो आधार होता है वो व्याकरण होता है, कि भाषा को कैसे हम व्यवस्थित करें, उस नियम को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मानक क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। वैसे हम भाषा का प्रयोग आम बोलचाल में बहुत ही ईजिली करते हैं। कहाँ पर स्त्रीलिंग है, कहाँ पर पुल्लिंग है, संज्ञा, सर्वनाम, इस सब का ज़्यादा उतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब हम उसको लिखित रूप में लिखते हैं तब फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो इसी पर हम आज फोकस करेंगे कि जो मानक हिंदी है उसकी संरचनाओं में क्या क्या शामिल है। मुख्य रूप से देखा जाए तो मानक हिंदी को समझने से पहले दो चीज़ें और समझनी जरूरी है, शब्द और पद। शब्द और पद, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, और जब शब्द किसी व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाने लगता है। यही शब्द, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन वही शब्द कब पद हो जाता है जब वो व्याकरण में प्रयुक्त होता है, व्याकरण के अनुसार चलता है, तो वो क्या हो जाता है, पद हो जाता है। ठीक, अब पद के भी दो रूप होते हैं, विकारी और अविकारी। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि विकारी शब्द, जब हिंदी शब्द रचना पर बातचीत कर रहा था तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, मतलब ऐसे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनमें बदलाव हो जाता है तो वो विकारी कहलाते हैं, और जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनमें कोई असर नहीं होता है वो अविकारी कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर मानक हिंदी को कई संरचनाओं में बांटा गया है, जिसको आप नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। पहला है पद संरचना, पद संरचना। दूसरा है वाक्य संरचना। तीसरा है कारक संरचना, और चौथा है विकारोत्पादक तत्व। ठीक, तो ये चार रूप उभर कर आते हैं मानक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत।
पद संरचना, वाक्य संरचना, कारक संरचना और विकारोत्पादक तत्व। ठीक है, अब पद संरचना में क्या आता है? संज्ञा, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और याद करते रहे हैं। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये मुख्य रूप से हैं। ठीक, ये पद संरचना के अंतर्गत आते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पद संरचना के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिए। वाक्य संरचना के अंतर्गत आते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो डिटेल से और बताएंगे, लेकिन समझने के लिए मिश्रित वाक्य, उपवाक्य। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान जो है ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और विकार उत्पादक तत्व, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे।